फंसा दिया, बेकसूर है वो। बस हमें ये उम्मीद है कि हमारा भैया हमारे घर वापस आ जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, सोशल मीडिया के जरिए से आपने सऊदी अरब की एक खबर तो जरूर देखी होगी और सुनी होगी। आपको पता ही होगा कि मेरठ का रहने वाला जद सऊदी में पैसा कमाने के लिए गया था और वहां पर जाकर के ड्राइवरी का काम करने लगा था। लेकिन साथियों, फिर कुछ दिनों के बाद में उसे नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में यहां तक कि गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर केस चलाया गया। लेकिन अब जाकर के सऊदी कोर्ट ने जद की मौत की सजा का फैसला सुना दिया है। यानी कि कुछ दिनों के बाद में जैद का दोस्तों सऊदी अरब में सर कलम कर दिया जाएगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सच्चाई जद की दोस्तों जुबानी की बताने वाले हैं। यानी कि साथियों, दरअसल जैद के दोस्तों साथ सऊदी अरब में क्या हुआ था और उसे सऊदी अरब में किस तरह से फंसाया गया और फिर किस तरह से सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और यहां तक कि साथ ही साथ सऊदी कोर्ट ने जद की फांसी की जो तारीख मुकर्रर की है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, पूरा वीडियो देख करके यकीनन आपकी भी आंखों में यहां तक कि आंसू आ जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, सऊदी कोर्ट के तरफ से जब जैद की फांसी की सजा सुना दी जाती है, जब सजा मुकर्रर हो जाती है, जब डेट टाइम फिक्स हो जाता है, तो इसके बाद जद ने अपने घर वालों के नाम और तमाम भारतीयों के नाम पर एक खत लिख करके भेजा है। और उस दोस्तों खत में लिख करके जद ने जो कुछ बताया है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा दिल को दोस्तों दहला देने वाला है, सोचने पे मजबूर कर देने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा दिल को झकझोर कर देने वाला है। लिहाजा आप इस वीडियो को वगैरह स्किप के आखिर तक गौर से जरूर देखिएगा। साथियों, जद ने अपने खत में लिखा है कि मेरा नाम जद जुनैद है। आज सऊदी अरब के जद शहर में मेरी मौत की तारीख फिक्स हो गई है। मेरे बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है वह सब गलत जानकारी आपको दी गई है। यानी कि मेरे बारे में आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। आज मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताना चाहता हूं अपनी जुबानी कि उस दिन मतलब 25 जनवरी 2025 के दिन आखिर मेरे साथ में हुआ क्या था, सऊदी पुलिस ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया था और फिर मुझे किस तरह से वहां पर फंसाया गया। जानकर के यकीनन आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जैद जुनैद कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रसौड गांव से हूं। मेरे परिवार में मेरी मां, मेरे वालिद साहब जिसका नाम मोहम्मद जुबैर है, मेरी बीबी रिहाना और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम 7 भाई हैं, 2 बहनें हैं। मैं अपने भाइयों में दूसरे नंबर का बड़ा भाई हूं। मेरी उम्र लगभग 36 से 37 साल है। मेरे 2 भाई पहले से ही सऊदी अरब में ड्राइवर का काम किया करते थे और एक छोटा भाई है, वह भी पुलिस की तैयारी कर रहा है। फिर जब मेरी शादी हो गई और 2 मेरे बच्चे हो गए तो मेरा भी सऊदी अरब में जाने का मन हुआ। इसलिए फिर मैंने अपने भाइयों से कह करके यहाँ तक कि अपना भी सऊदी अरब में वीज़ा मंगवा लिया था। यह बात लगभग 2019 की है। फिर मेरा मेडिकल भी आखिरकार हो गया और सऊदी अरब का वीज़ा भी लग गया। यहाँ तक कि मेरा वीज़ा एज ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा जिसका नाम अल सलीद मोहम्मद था। इसमें लगभग 25,000 तनख्वाह की एवज में नौकरी करने लगा और शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर इस तनख्वाह से गुजारा कर पाना अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होने लगा था। इसलिए फिर मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से यहाँ तक रिजाइन दे दिया और दूसरी कंपनी में जा कर के बिल्कुल शिफ्ट हो गया जिसका नाम अल जफर कंपनी था। अब मुझे उस कंपनी में अच्छी सैलरी मिलने लगी थी और यहाँ तक कि ओवर टाइम के साथ साथ कभी कभी मुझे टिप भी मिल जाया करता था। अब मैं उस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा खुश था और फिर जब मैंने अपने घर वालों को इस नई कंपनी और इस नई तनख्वाह के बारे में बताया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए।
अब सऊदी अरब में मेरे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए फिर एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयंकर था कि जिसमें मेरी गाड़ी पूरी तरह से यहाँ तक कि डैमेज हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस एक्सीडेंट में बिल्कुल बच गया। लेकिन फिर जब मेरे मालिक को यहाँ तक इस बारे में पता चला तो उसने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया और मुझ पर केस भी कर दिया और मुझसे अपने गाड़ी का हर्जाना भरने को यहाँ तक कि कहने लगा। और वो हर्जाना मेरे लिए इतना ज़्यादा बड़ा था कि अगर मैं ज़िंदगी भर भी उसके यहाँ पर काम करता तब भी मैं आपको बता दूं मैं उसकी गाड़ी का हर्जाना नहीं भर पाता। इसलिए मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि साथियों अब मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं बचा था। खैर इसके बाद एक दिन मौका देकर उस कंपनी को छोड़ करके मैं वहाँ से भाग गया और एक दूसरी जगह पर जा करके यहाँ तक कि रहने लगा। वहाँ पर रहते रहते मेरा एक दोस्त बन गया था जो पाकिस्तान से था। फिर उसने एक दिन मेरी मुलाकात एक लोकल पुलिस वाले से करवाई, जिसको मैंने अपनी पूरी आप बीती बता दी। मेरी बातें वह सुन करके पुलिस वाले मुझसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा करा दूंगा। इसके बाद उस पुलिस वाले ने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर मुझे कुछ पैसे भी दिए और सऊदी पुलिस वाले मेरे लिए एक फरिश्ता बन करके आया था। इसलिए अब मुझे लगने लगा था बिल्कुल साफ साफ कि शायद अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। खैर इसके बाद उस सऊदी पुलिस वाले ने ड्राइवरी की दूसरी नौकरी पर मुझे रख लिया। अब मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, सिवाय इसके कि वह एक पुलिस वाला है। फिर वो मुझे कई बार अपने घर भी ले करके गया और मुझे खाना वगैरह भी खिलाया। खैर अब मुझे उसके पास में काम करते करते करीब 1 से 2 साल हो गया था और वहाँ पर ज़्यादातर मेरे एक ही काम था कि वो मुझे कुछ बैग देता था और मुझे उनको डिलीवरी करना पड़ता है। अब उन बैग में क्या होता है यह मुझे बिल्कुल नहीं मालूम होता है, बस मुझे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिलते थे। इसलिए मैं यहाँ तक कि खुशी खुशी से यह काम उसका करता जा रहा था। इसके अलावा मेरे लिए यह काम करना जरूरी भी था, क्योंकि मेरे सर पर एक सऊदी अधिकारी का साया था, यानी कि मैं उस सऊदी पुलिस वाले की वजह से बचा हुआ था। हालांकि साथियों मुझे कई बार उस पुलिस वाले पर शक भी हुआ था और मैंने सोचा भी था कि मैं इन बैग को खोल करके एक दिन देखूं कि इनमें आखिरकार है क्या। लेकिन फिर मुझे लगा कि यह तो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला खुद यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर सकता है। बस यही सोच करके फिर मैंने कभी भी उन बैग को खोल करके देखने की कभी हिम्मत ही नहीं की। दोस्तों जैद जुनैद इसके आगे कहता है कि अब आया लगभग 15 जनवरी 2024 का दिन। उस दिन उस पुलिस वाले ने मुझे 2 नायलॉन के बैग भी दिए और एक एड्रेस दिया और मुझसे कहा कि मुझे इन दोनों बैग को फला जगह डिलीवरी करना है। इसके बाद मैंने उस बैग को लेकर के घर से रवाना हो गया। अभी मैं घर से ही कुछ ही किलोमीटर, यहाँ तक 1 से 2 किलोमीटर ही मैं पहुँचा था। मैंने देखा कि बहुत ही सारी पुलिस गाड़ियाँ मेरे पीछे लगी हुई हैं। फिर कुछ ही देर के बाद उन सारी गाड़ियों ने आकर के मुझे यहाँ तक कि घेर लिया और यह देख करके मैंने फौरन ही गाड़ी रोक लिया। मैं समझ चुका था कि पहली वाली कंपनी में जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। फिर मुझे उन पुलिस वालों ने दोस्तों गाड़ी से बाहर निकाला और यहाँ तक कि मेरे जेब की चेकिंग करनी शुरू कर दी। साथियों फिर इसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी को चेक भी किया और अब पीछे वाली सीट पर वो बैग रखी हुई थी जो मैं लेके जा रहा था। उनको खोलकर वह देखने लगे। जैसे उन्होंने बैग को खोलकर देखा तो उनको कपड़ों के बीच में कुछ पैकेट मिले जिसमें सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था।
उसको देख करके पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि क्या तुम नशीला पदार्थ सप्लाई करते हो। इतने सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया या भौचक्का रह गया। मेरे पैरों के तले बिल्कुल जमीन खिसक गई। मैं थर थर कांपने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। लेकिन फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि उस पुलिस वाले ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद आखिरकार क्यों की थी। वो मेरे लिए कोई फरिश्ता बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह मेरे लिए मौत बन करके इस दुनिया में आया था। फिर मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ड्राइवरी का काम करता हूँ। मेरे मालिक ने यह सब कुछ गाड़ी में रखा है और मुझे वहाँ तक पहुँचाने का लिए बोला है। खैर इसके बाद पुलिस वालों ने दोस्तों मुझे भी गिरफ्तार कर लिया और उस सऊदी पुलिस वालों को भी पकड़ करके ले गए। लेकिन फिर उस सऊदी पुलिस वालों ने यह आखिरकार बयान दिया कि यह मेरे यहाँ पर सिर्फ ड्राइवरी का काम करता है, नौकरी करता है। अब यह बाहर जाकर गाड़ी में क्या क्या सप्लाई करता है यह मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है। अब इतना बोल करके दोस्तों वह पुलिस वाला तो पीछे हट गया। और दूसरी बात यहाँ पर सऊदी में यह कानून भी है कि यहाँ पर अरबी के बयान को ज़्यादा सच मानते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर सज़ा नहीं होती है। इसलिए फिर वो सऊदी पुलिस वाला जो जमानत पर छूट गया और मुझे और मेरे उस पाकिस्तानी दोस्त को उसने फंसा दिया। इसके बाद हम दोनों को जद की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। फिर मुझे जेल में रहते हुए मालूम चला कि मैं जिस नशीली चीज़ को लेकर के जा रहा था एक बैग में करीब लगभग 500 ग्राम के आसपास थी, दूसरे बैग में लगभग 400 ग्राम के आसपास थी, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नशा था जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। मगर हमारे साथ में धोखा हुआ था। बस मेरी वहाँ पर सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो पुलिस वाला मुझे मेहनत से ज़्यादा पैसा दे रहा था। तो साथियों मैं बिल्कुल समझा क्यों नहीं, मैंने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि इतना ज़्यादा पैसा वो मुझे आखिरकार क्यों देता है, इसका कारण क्या है। बस मैंने पैसों के लिए मैं उसका हर तरह का काम करता रहा, यही मेरी गलती है। दोस्तों जे जुनैद कहता है कि फिर हमारा केस चलता रहा कुछ दिनों तक। अब करीब कुछ दिन पहले यानी कि 3 दिसंबर 2024 के दिन हमें मौत की सज़ा सुना दी गई। मौत की सज़ा सुन करके मैं कांपने लगा, मैं अपने कदम भी ज़मीन पर नहीं रख पा रहा था। इसके बाद यहाँ से मेरे घर वालों के नाम एक लेटर भेजा गया जिसमें बताया गया कि आपके बेटे को सऊदी अरब में नशीली चीज़ की तस्करी के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब अगर आप चाहें तो जल्द से जल्द नई दिल्ली में मौजूद सऊदी शाही दूतावास में जाकर के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के नाम पर दया याचिका कर सकते हैं। साथियों लेटर को पढ़ करके मेरे घर वालों की हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। उन सब को रो रो करके बुरा हाल होने लगा। अब मैं यह खत आप सबको भारतीयों के नाम लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आप हमेशा याद रखना, आप भले ही कम कमा लेना लेकिन कभी भी अपने घर को छोड़ करके विदेश में बिल्कुल मत जाना। अब घर में मेरी बीवी और मेरे छोटे बच्चे हैं, उनका रो रो करके बिल्कुल बुरा हाल है और मेरे घर वाले चाह कर भी यहाँ पर सऊदी अरब में मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। बस वो रोई जा रहे हैं, बिलखते जा रहे हैं, मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। सच में दोस्तों जद जुनैद की यह दर्द भरी कहानी सुन करके रोना आ गया। अगर जद के लिए जल्दी कुछ नहीं किया तो उसे सऊदी अरब में मौत की सज़ा दे दी जाएगी। साथियों उसका सर कलम कर दिया जाएगा। साथियों इसलिए हिंदुस्तान की हुकूमत से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि वह जल्द से जल्द जज की कुछ मदद करे और उसे सऊदी जेल से निकलने की पूरी कोशिश करे। और साथ ही हम सऊदी अरब में काम करने वाले अपने हिंदुस्तानी भाइयों से भी यहाँ तक कि अपील करता हूँ कि सऊदी अरब का कानून बड़ा ही सख्त है।
और वहाँ पर कोई भी अपराध करके बच नहीं सकता है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप कभी भी सऊदी अरब में रहते हुए कुछ गलत करने की बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आपके घर वाले यहाँ पर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, यह थी कहानी। आपको कैसी लगी? साथियों, मैंने YouTube से ये कहानी कहीं सुनी हुई थी जो आपको सुना रहा हूँ। अगर आपको इस घटना और इस कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।